हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। साइंस की लास्ट क्लास में मैंने आपको पदार्थ व पदार्थ की अवस्थाएं कंप्लीट करवा दी थी। पदार्थ की अवस्थाएं जिसमें ठोस, द्रव और गैस आपकी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इनकी आणविक संरचना के आधार पर इनमें क्या भिन्नता है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, तो अच्छे से तैयार कर लो। आज इसके आगे का जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर रही हूँ मैं, जो है पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। और आज ये जो आपका चैप्टर है साइंस का कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ ही आपका साइंस का सिलेबस भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन यानी कि ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में जाना, द्रव से गैस में जाना, ये जो परिवर्तन होता है इसको हम क्या बोलते हैं? तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक हल्का सा चार्ट बनाया हुआ है, इसको समझिएगा, इससे आपको याद रहेगा। ठोस अवस्था से जब हम द्रव अवस्था में जाएंगे तो सीधी सी बात है, हम क्या करेंगे, वहाँ पर तापमान में वृद्धि करेंगे यानी कि उसको गर्म करेंगे। तो जब आप ठोस से द्रव में जाओगे तो ये प्रोसेस कहलाती है गलन। एरो दिख भी रहा होगा। ठोस से द्रव में जाना कहलाएगा गलन। द्रव से गैस में जाना, तब भी हम गर्म करेंगे, द्रव को गर्म करेंगे यानी कि द्रव को ताप बढ़ाएंगे, तब हम गैस अवस्था में जाएंगे। ये प्रक्रिया कहलाती है वाष्पीकरण। ठीक है। गैस से ठोस अवस्था में जाना, तो यहाँ पर गैस के तापमान में कमी करनी पड़ेगी यानी गैस का तापमान कम करेंगे, ठंडा करेंगे उसको, तब वो आएंगे ठोस अवस्था में, और ये क्रिया कहलाएगी निक्षेपण। समझ में आया? ठोस से द्रव में जाना गलन क्रिया होती है, द्रव से गैस में जाना वाष्पीकरण क्रिया होती है, और गैस से ठोस में परिवर्तन करना निक्षेपण क्रिया कहलाती है। अब उल्टा चलिएगा, ठोस अवस्था से गैस अवस्था में आना, तो ये प्रोसेस कहलाती है ऊर्ध्वपातन। जैसे कि आपसे क्या कहते हैं, क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि ऊर्ध्वपातन की प्रोसेस क्या होती है, तो ठोस अवस्था का सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाना, ये कहलाता है ऊर्ध्वपातन। जैसे कपूर को जब आप गर्म करते हो, जलाते हो, तो कहीं ना कहीं वो क्या होता है, सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, द्रव में नहीं बदलता। ये क्रिया होती है आपकी ऊर्ध्वपातन। गैस से द्रव में बदलना, गैस को जब ठंडा करोगे तब आओगे द्रव अवस्था में, ये क्रिया कहलाएगी संघनन। ठीक है। बारिश का कारण आपकी संघनन और वाष्पीकरण दो क्रियाएं होती हैं। जब आपकी जो वाष्प है जो गैसीय अवस्था में होती है, और जब वो ठंडी होती है यानी कि द्रव अवस्था में आती, तब वो जल के रूप में कहीं ना कहीं पानी बरसता है। यही होती है संघनन की प्रोसेस। इसके बाद द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलना, ये कहलाएगा हिमीकरण। जैसे कि पानी को आपने फ्रिज में रखा, फ्रीज़र में, और वो जब ठंडा हो जाता है, बिल्कुल जम जाता है यानी कि बर्फ़ बन जाता है, ठोस अवस्था में आ जाता है, तो वो कहलाती है क्रिया हिमीकरण। याद रहेगा सभी को। ठोस से द्रव में बदलना गलन, द्रव से गैस में वाष्पीकरण, गैस से ठोस में बदलना निक्षेपण, ठोस से गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन, गैस से द्रव में बदलना संघनन, और द्रव से ठोस में बदलना कहलाएगा हिमीकरण। आगे हम देखते हैं इनकी परिभाषाओं को। सबसे पहली है आपकी गलन अवस्था, जिसको बोलते हैं मेल्टिंग। क्या होती है? जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो वह एक निश्चित ताप पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठोस पदार्थ का द्रव में बदलने की क्रिया ही कहलाती है गलन। जब भी आप किसी ठोस को गर्म करोगे, जैसे बर्फ़ को आप गर्म करें या फिर एक सामान्य ताप पर भी छोड़ दें, तब भी क्या होता है, वो पिघलना शुरू कर देती है और द्रव अवस्था में आना शुरू हो जाती है। यही क्रिया कहलाती है गलन। यह क्रिया जिस निश्चित तापमान पर होती है, उस तापमान को हम बोलते हैं गलनांक। गलनांक इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। गलनांक की डेफिनेशन भी पूछ लेते। गलनांक क्या होता है? तो वह निश्चित तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ या ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलता है, वह तापमान कहलाता है गलनांक। एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि बर्फ़ का जल में बदलना। बर्फ़ ठोस अवस्था में था, जल क्या है, द्रव अवस्था है, तो ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाएगा, गलन कहलाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आती है हिमीकरण। हिमीकरण का मतलब होता है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग यानी कि हिम बनना। हिम आप समझ जाओ, बर्फ़ बनना यानी कि द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में जाना। तो द्रव अवस्था के ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया कहलाती है हिमीकरण, या फिर जमना भी हम इसको बोलते हैं। जिस तापमान पर यह क्रिया होती है उसको हम बोलते हैं हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है। ये सारी प्रोसेस जिस तापमान पर होंगी, बस उसमें अंक अंक लगा देना। गलन में गलनांक, हिमीकरण था तो हिमांक लगा दीजिए। ठीक है।
जैसे कि एग्जाम्पल देखो, पानी से बर्फ़ का बनना, ये क्या है? हिमीकरण है। जब आप पानी फ्रीज़र में रखते हो और ठोस अवस्था में आ जाता है, बर्फ़ बन जाता है, तो ये कहलाएगा हिमीकरण। नेक्स्ट आइए, अगली है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है? किसी पदार्थ का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन कहलाता है वाष्पीकरण की क्रिया। और जो वाष्पीकरण की क्रिया है वो दो प्रकार से होती है, एक होता है वाष्पन और दूसरा होता है क्वथन। वाष्पन में क्या होता है? जो भी आपका द्रव होगा वो वाष्प के रूप में उड़ने लगेगा, और क्वथन में क्या होता है? उबलना शुरू कर देता है वो। ये इसमें मेन डिफरेंस है। तो देखते हैं हम वाष्पन क्या होता है। किसी द्रव के सतह के कणों का गैस में बदलने की क्रिया कहलाती है वाष्पन। ठीक है, यह क्रिया प्रत्येक तापमान पर होती है। इसमें क्या होता है? एक तो ये प्रोसेस बहुत ही धीरे धीरे चलती है, ये इसका मेन। आप वाष्पन और क्वथन में अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए तो एक अंतर यही है कि वाष्पन की क्रिया जो है वो बहुत धीरे धीरे होती है। और इसमें होता क्या है, जैसे आपने कोई द्रव यहाँ पर रख कर के छोड़ दिया तो उसके ऊपर की सतह के जो अणु हैं, कण हैं, वो धीरे धीरे गैस में बदलते रहेंगे। और ये आप कोई सा भी द्रव ले लीजिए, अगर आप उसको खुला छोड़ दें तो वो क्या है, धीरे धीरे वाष्प बनना शुरू हो जाएगा। जैसे कि गर्मियों के दिनों में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, जल को ले जाइए और छत पर आप किसी पात्र में भर करके रख दीजिए। आप 1-2 दिन बाद देखेंगे तो पात्र में जल क्या है, कम हो जाएगा। कैसे कम हुआ? क्योंकि वो जो ऊपर की सतह का जल था वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, वाष्प बन के उड़ता जा रहा है, और जो पात्र में आपने जल भरा था वो कहीं ना कहीं उसका स्तर कम होता चला जाएगा। ऐसे ही आप और भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। किसी भी द्रव को वायु में खुला रख दिया जाए तो वह धीरे धीरे गैस अवस्था में परिवर्तित होता चला जाएगा और वायुमंडल में विलीन हो जाएगा। वाष्पन के इसी गुण को हम वाष्पशीलता बोलते हैं। ऐसे आप पेट्रोल, ईथर, स्पिरिट, इनको अगर खुला छोड़ देते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं वाष्प रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वथन। क्वथन में क्या होता है? इसको आम भाषा में हम उबाल कहते हैं। द्रव को गर्म करने पर जब संपूर्ण द्रव तेजी से गैस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है तथा उसमें बुलबुले उठने लगते हैं तो इस क्रिया को क्वथन यानी कि बॉइलिंग कहा जाता है। बॉइलिंग से भी आप समझ रहे होंगे कि उबलना। इसमें क्या होता है? बहुत तीव्र गति से ये क्रिया होती है। वाष्पन की क्रिया धीमी होगी, ये तीव्र गति से होगी। और वाष्पन की क्रिया प्रत्येक तापमान पे हो जाएगी, ये नहीं होती है। ये एक निश्चित तापमान पे ही होती है। हर एक द्रव का जो क्वथनांक होता है वो अलग अलग होता है। जैसे जल का आपने सुना होगा, क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो क्वथन की क्रिया है एक निश्चित तापमान पर ही होती है, और जिस निश्चित तापमान पर ये क्रिया होती है उस निश्चित तापमान को हम बोलते हैं क्वथनांक। क्लियर है? जिस निश्चित तापमान पर यह क्रिया होगी वो कहलाएगा क्वथनांक। तो क्वथन और वाष्पन में डिफरेंस क्या रहेगा आपका, उसको ज़रूर देखिएगा कि जो वाष्पन की क्रिया है वो प्रत्येक ताप पर होगी, जबकि क्वथन की क्रिया एक निश्चित तापमान पर ही होगी। वाष्पन की क्रिया कहीं भी आप रख देंगे, किसी भी द्रव को खुला छोड़ देंगे, वो क्रिया होती रहेगी, लेकिन क्वथन में ऐसा नहीं होगा। वाष्पन की क्रिया में केवल द्रव की सतह के अणु ही वाष्प में परिवर्तित होते हैं, जबकि क्वथन में क्या होता है? द्रव के प्रत्येक भाग के जो अणु हैं वो गैस में चेंज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, कहीं भी कोई भी अणु होगा वो चेंज होगा। इसमें केवल सतह के अणु ही चेंज होते हैं। वाष्पन की क्रिया धीरे धीरे होती है, जबकि क्वथन की क्रिया तेजी से होती है। वायु की प्रवाह, वायु की आर्द्रता जो है वो वाष्पन को प्रभावित करती है। जैसे आप देखोगे गर्मियों के मौसम में नमी बहुत कम होती है वायुमंडल में, तो ये जो प्रोसेस है वो तीव्र गति से होगी। वहीं पर अगर आपका सर्दी का मौसम है तो वहाँ कहीं ना कहीं क्या है, मंद गति से होगी। और क्वथन क्या है? क्वथन इनसे प्रभावित नहीं होता, क्योंकि क्वथन की क्रिया एक निश्चित तापमान पर होती, इसीलिए वो वायुमंडल का जो भी आपका तापमान रहेगा उससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा उतना। अब आते हैं हम संघनन की प्रोसेस पर कि संघनन क्या होता है। तो गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होना कहलाता है संघनन। और संघनन किसका एग्जाम्पल मैंने भी आपको दिया था, वर्षा जो होती है वो वाष्पीकरण और संघनन दोनों के कारण होती है। मतलब वर्षा यानी कि जल का वायुमंडल में, जैसे बारिश में जो पानी गिरता है ना, ये मुख्य जो है एग्जाम्पल संघनन का ही है। वहाँ वाष्प होती है और जल के रूप में पृथ्वी पर आ रही है, यही कहलाता है संघनन। तो वर्षा किसका है उदाहरण? संघनन का उदाहरण है। नेक्स्ट आते हैं ऊर्ध्वपातन क्या होता है। तो जब कोई ठोस पदार्थ
ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि मैंने आपको बोला था कि इसमें द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होगा, वो डायरेक्ट ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। यही प्रोसेस कहलाती है ऊर्ध्वपातन की क्रिया। और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान पदार्थ द्रव अवस्था में नहीं बदलता, ये चीज़ ध्यान रखना है, इसीलिए इसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। आपसे पूछते हैं क्वेश्चन कि ऊर्ध्वपाती पदार्थ कौन कौन से हैं, तो कपूर हो गया, नौसांदर हो गया, आयोडीन हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, ऊर्ध्वपाती पदार्थ हैं, इनको ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं वाष्प और गैस में क्या अंतर है। वाष्पन और क्वथन में अंतर देख लिया था, वो आपकी क्रियाएं थी। वाष्प और गैस में क्या डिफरेंस होता है। 2018 में क्वेश्चन ये पूछा गया था, वाष्प गैस और तरल के बीच संतुलन की स्थिति है, जबकि गैस क्या है, पदार्थ की एक अवस्था है जिसका आयतन और आकार अनिश्चित होता है। गैस जो है वो आपकी एक अवस्था है, और जबकि वाष्प जो है वो गैस और द्रव के बीच की एक स्थिति है। ठीक है, वाष्प को आसानी से द्रवित किया जा सकता है, जबकि गैस को हम आसानी से द्रवित नहीं कर सकते। बस ये इसका मेन डिफरेंस है। गैस को द्रव अवस्था में लाने के लिए कहीं ना कहीं ताप और दाब की बहुत ही आपको आवश्यकता पड़ेगी, उनको कम करने के लिए। तो यहाँ पर बहुत प्रयास करना पड़ेगा। दाब बढ़ाकर बिना ताप कम किए वाष्प की अवस्था परिवर्तित की जा सकती है। यानी कि जब हम प्रेशर बढ़ा दें और ताप अगर कम नहीं करते हैं, तब भी क्या है, वाष्प की अवस्था को बदल सकते हैं, यानी कि उसको द्रव अवस्था में लेकर के आ सकते हैं। जबकि अगर कोई पदार्थ गैसीय अवस्था में है तो उसका दाब और ताप दोनों ही बदलना पड़ेगा, तब उसकी अवस्था जो है परिवर्तित होगी। यानी कि तब वो गैसीय अवस्था से किस में आएगा, द्रव अवस्था में, या फिर आप ठोस अवस्था में ले जाना चाहें तो ठोस अवस्था में आएगा। आ गई बात समझ में, ये इसका मेन अंतर रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं तत्व, यौगिक और मिश्रण पर। तत्व यौगिक की डेफिनेशन पूछ लेते हैं आपसे 2-2 नंबर में, तो इनको अच्छे से ध्यान रखना। तत्व क्या होता है, इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे रासायनिक क्रियाओं के द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता और ना ही अन्य पदार्थों के योग से बनाया जा सकता है। यानी कि तत्व एक ऐसा पदार्थ होते हैं आपके, जिनको हम अन्य छोटे छोटे भागों में नहीं बांट सकते और ना ही आप 2-3 पदार्थों को मिला करके बना सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपका क्या हो जाएगा, लोहा, मरकरी, सोना, कॉपर, चांदी, एल्यूमिनियम, ये सारे क्या है, तत्व होते हैं। क्लियर है, कार्बन हो गया तत्व है आपका। यौगिक क्या होते हैं, यौगिक को हम बोलते हैं कंपाउंड। वह शुद्ध पदार्थ है यौगिक जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को हम मिलाते हैं लेकिन एक निश्चित अनुपात में, तो जो भी पदार्थ बन करके तैयार होगा वो कहलाएगा यौगिक। क्लियर है, जैसे कि जल जो है वो आपका एक यौगिक है, और जल बनता कैसे है, तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं, तब जाकर के आपका जल तैयार होता है। इसमें आप देख पा रहे होंगे H2O में हाइड्रोजन के 2 आपके परमाणु हैं और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। इनका एक निश्चित अनुपात है, अगर H3O कर दिया तो वो जल नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ बस ध्यान रखना कि यौगिक में क्या होता है कि जब हम 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलाएंगे तो एक उनका निश्चित अनुपात रहेगा, अनुपात नहीं बदलता। ठीक है, निश्चित अनुपात में जब उनका संयोग होता है तब जा कर के बनता है यौगिक। ऐसे ही मैं आपका एक फॉर्मूला और लिखती, जैसे मैंने लिखा CO2, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, सब जानते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कार्बन है और ऑक्सीजन है, कार्बन का 1 परमाणु है, ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। तो यहाँ पर जो इनका संयोग हुआ है कार्बन और ऑक्सीजन का, एक निश्चित अनुपात में हुआ है, तब बना है जाकर के आपका कंपाउंड यानी कि यौगिक। ऐसे एक और देख लो, C6H12O6 किसका है ये, तो ये है आपका ग्लूकोज का सूत्र। कार्बन के 6 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के 12 हैं, ऑक्सीजन के 6 हैं। निश्चित अनुपात में जब संयोग होकर के कोई पदार्थ मिलेंगे तो आपका बनाएंगे यौगिक। मिश्रण क्या होता है, मिश्रण में क्या है, अनिश्चित अनुपात रहता है, किसी भी अनुपात में मिला दो और जो आपका पदार्थ बन करके तैयार होगा वो कहलाएगा मिश्रण। तो जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को किसी भी अनुपात में मिला देते हैं और जो पदार्थ बनता है वो कहलाता है मिश्रण।
यौगिक में एक निश्चित अनुपात रहेगा, बस मेन डिफरेंस इनमें यही है कि यौगिक में निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग होता है, जबकि मिश्रण में कोई भी अनुपात ले सकते हो, अनिश्चित अनुपात में जब मिलाओगे तो बन जाएगा मिश्रण। जैसे कि धुआं, धुआं किस किस का मिश्रण है? कार्बन और एयर का। ऐसे ही चीनी और नमक का जल में घोल, चीनी और नमक का मिश्रण, बालू और रेत का मिश्रण, नमक और जल का मिश्रण। ठीक है, ये क्या है? मिश्रण है। किसी भी अनुपात में मिला सकते हो। जैसे शरबत बनाते हो, कोई 1 गिलास पानी में आपके 2 चम्मच चीनी डालेगा, कोई 3 चम्मच, तो अनिश्चित अनुपात है ना, कोई उस डेफिनेट नहीं है। मिश्रण जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं वह मिश्रण जिसके अवयवों की सीमाओं को पृथक पृथक नहीं देखा जा सकता। एक ऐसा मिश्रण जिसमें जो भी पदार्थ मिले हुए हैं, जो भी अवयव है उसमें, उनकी सीमा अलग अलग हम नहीं देख सकते हैं, वो कहलाता है आपका समांगी मिश्रण। यानी कि आप ऐसे ही बोल सकते हो कि अवयव को अलग अलग नहीं देखा जा सकता, वो कहलाता है समांगी मिश्रण। जैसे कि नमक और जल का मिश्रण। नमक में जब आप जल घोल दोगे, नमक में जल कह रही हूँ, जल में जब आप नमक घोल दोगे तो कहीं ना कहीं आप उनको अलग अलग करके नहीं देख पाएंगे। ऐसे ही चीनी और जल का मिश्रण। चीनी में जब जल में आप चीनी घोलेंगे तो वो भी आपको अलग अलग पृथक नहीं दिखाई देंगी। ऐसी दूध पानी का मिश्रण, ये भी क्या है? समांगी मिश्रण है। नोट पॉइंट में देखिए, वायु एक समांगी मिश्रण है। जो आपके नोट्स पहले के होंगे उसमें शायद वहाँ पर विषमांगी लिखा होगा, तो करेक्शन कर लेना। वैसे मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको करेक्ट कर दिया था कि आपका वायु जो है वो समांगी है और जो दूध होता है वो विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है, चलिए, विषमांगी मिश्रण में क्या होता है? वह मिश्रण जिसके विभिन्न अवयवों को पृथक रूप से देखा जा सकता है वो कहलाते विषमांगी मिश्रण। जैसे कि लोहे की छीलन और लकड़ी की छीलन का मिश्रण, बालू और रेत का मिश्रण, इनके अवयवों की जो सीमा है वो आपको अलग अलग दिखाई देती है। ऐसे ही चीनी और नमक का मिश्रण भी क्या है? विषमांगी मिश्रण है। और नोट में याद रखना, दूध जो है वो एक विषमांगी मिश्रण है और वायु एक समांगी मिश्रण है। मिश्रण समझ में आ गया। अब बारी आती है मिश्रणों के पृथक्करण की, यानी कि हमने नमक और जल का मिश्रण तैयार किया, तो अब उस मिश्रण में से नमक और जल को कैसे अलग करेंगे? क्या प्रोसेस उसकी रहेगी? चीनी और जल को हमने घोल लिया, तो अब उसको अलग करने की प्रोसेस क्या रहेगी? तो वो आपका कहलाता है मिश्रणों का पृथक्करण। किसी मिश्रण से उसके तत्वों को अलग अलग करना ही क्या कहलाता है? पृथक्करण। पृथक्करण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो लाभदायक तत्वों को प्राप्त करने के लिए। जैसे मान लीजिए लकड़ी की छीलन में लोहे की छीलन मिली हुई है, तो पृथक्करण की आवश्यकता क्यों पड़ेगी कि लोहा आप अलग कर लीजिएगा ताकि उसका कहीं और उपयोग हो जाए, लकड़ी की छीलन का कहीं और उपयोग कर लिया जाए, तो इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। अनावश्यक तत्वों को अलग करने के लिए, जैसे मान लो आप घर में भी जब अनाज वगैरह की करते हैं सफाई, गेहूँ वगैरह को, तो उसमें से जो बेकार पदार्थ होते हैं, भूसा हो गया, कंकड़ हो गए, उनको अलग अलग करते हैं। ठीक है ना, यानी कि बेकार के पदार्थ अलग कर दिए, बाकी जो अच्छा पदार्थ है उसको उपयोग में लेकर के आएंगे। तो यहाँ भी हम जो कर रहे हैं वो पृथक्करण ही कर रहे हैं। ठीक है, गेहूँ में से बेकार का पदार्थ निकालना और शुद्ध तत्वों की प्राप्ति के लिए, ये सब है पृथक्करण के लिए कि हम पृथक्करण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। अब आते हैं पृथक्करण की विधियों पर। तो देखिए, बीनना, चालना, फटकना, चुंबकीय पृथक्करण, ऊर्ध्वपातन, निस्पंदन या फिर छानना, तलछटीकरण, वाष्पीकरण, अपकेंद्रण, क्रिस्टलीकरण और आसवन, ये सारी विधियां मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, बीनना से समझ में आ रहा होगा, एक एक करके बीनना, कंकड़ वगैरह जैसे चावल और गेहूं में हम बीनते हैं। चालना, फटकना, ये सारी हम देखते हैं। तो चलिए शुरू करते, सबसे पहले हम बीनने से। बीनने की प्रोसेस में क्या करते हैं कि अनाजों जैसे गेहूं, चावल, चना, दाल आदि में कुछ अनुपयोगी पदार्थ जैसे कि मिट्टी, कंकड़ आदि मिले होते हैं, इन्हें हाथ से बीन करके अलग करना ही कहलाता है बीनना। ठीक है, आपने देखा होगा ये प्रोसेस सभी के यहाँ होती होगी, जब पहले तो बहुत होती थी, अब तो शायद घर में जो आटा वगैरह आता होगा वो सीधे मार्केट से आ जाता होगा। पहले गेहूँ वगैरह खूब प्रयोग किए जाते थे, उनको साफ़ करके फिर उनको पिसवाया जाता था, तब आटा तैयार होता था। तो ये जो मिट्टी, कंकड़ या और भी चीज़ें उनको हाथ से बीन बीन करके निकालना, यही कहलाता है बीनना। चालना क्या होता है? कुछ पदार्थों जैसे आटे, अनाज, बालू आदि को चलनी में रखकर चालने पर उपयोगी पदार्थ छन करके अलग हो जाता है और अनुपयोगी पदार्थ चलनी में ही रह जाता है, यही क्रिया कहलाती है चालना।
समझ में आ रही है? जैसे कि आपने घरों में देखा होगा, जब मम्मी आटा छानती हैं तो कहीं ना कहीं जो भूसा या चोकर होता है वो चल्ली में रह जाता है और आटा नीचे आ जाता है। यही क्रिया कहलाती है चालना। ठीक है, चलनी के द्वारा। ऐसे चाय में भी आप प्रयोग करते हो ना, चाय को जब छानते हो तो क्या होता है, चलनी के द्वारा छानते हैं तो चाय पत्ती ऊपर रह जाती है और चाय जो है उपयोगी पदार्थ नीचे आ जाता है, उसका हम प्रयोग कर लेते हैं। इसके बाद प्रोसेस है आपकी फटकना। फटकने में क्या करते हैं, फटकने की विधि के द्वारा मिश्रण के हल्के ठोस पदार्थ को भारी ठोस पदार्थों से अलग कर देते हैं। जब हम फटकते हैं तो जो हल्का पदार्थ होता है वो उड़ करके बाहर गिर जाता है, बाकी का जो पदार्थ होता है भारी वो रह जाता है। तो सूप के द्वारा गेहूं फटकने से हल्का भूसा अलग हो जाता है व अन्य वस्तुएं दूर गिरती हैं। ठीक है, ये होता है फटकने की क्रिया। देखा होगा ना, सूप के द्वारा दादी नानी को करते हुए सब देखा होगा। तो सूप में क्या होता है, भारी जो कण होते हैं, गेहूं हो गया या चावल हो गए, वो रह जाते हैं और हल्के जो है वो उड़ करके बाहर गिर जाते हैं। ये होती है फटकना। ओसाना विधि क्या होती है, जब भारी मात्रा में अनाज होता है तब हम इसका प्रयोग करते हैं। इस विधि में अनाज को ऊंचे स्थान पर खड़े होकर के गिराया जाता है तो अनाज पास गिरता है और हल्का भूसा हवा से उड़ करके दूर एकत्रित हो जाता है। ये क्रिया कहलाती है ओसाना। आपने देखा भी होगा, एक पंखा सा हम लगा देते हैं और ऊंचे स्थान पर खड़े होंगे, अनाज को जब गिराएंगे तो कहीं ना कहीं अनाज तो गिरेगा पास में, लेकिन जो भूसा होगा वो दूर जा करके गिरेगा। यानी कि वो हवा के द्वारा क्या होता है, हल्का पदार्थ उड़ जाता है तो वो भूसा क्या है, उड़ करके दूर गिर जाएगा और भारी जो कण है वो नीचे एक स्थान पर एकत्रित हो जाएंगे। तो ये कहलाती है ओसाना विधि। नेक्स्ट है चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय यानी कि चुंबक के द्वारा चुंबकीय पदार्थों को अलग कर देना। देख रहे हो आप, विधियाँ सारी पूछी गई हैं, इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई एक जरूर आती है हर साल, तो इसको तैयार करो अच्छे से। चुंबक द्वारा किसी मिश्रण के से चुंबकीय पदार्थ को अलग करने की विधि कहलाती है चुंबकीय पृथक्करण विधि। इस विधि में उन मिश्रण तत्वों का प्रयोग करते हैं, यानी कि उन मिश्रण तत्वों के पृथक्करण की आवश्यकता पड़ती है जिसमें क्या हो, चुंबकीय पदार्थ मिले हुए हों। ठीक है, जैसे कि लोहे की छीलन लकड़ी में मिली हुई है तो हम क्या लेकर के जाएंगे, चुंबक लेकर के जाएंगे और लोहा जितना भी होगा उसमें वो चुंबक पर चिपक जाएगा और वो लकड़ी से अलग हो जाएगा। ठीक है, जब मिश्रण के पास चुंबक लाते हैं तो चुंबकीय पदार्थ चुंबक से चिपक जाता है और अलग कर लिया जाता है। जैसे लोहे के बुरादे और नमक का मिश्रण, तो आप जैसे चुंबक लेकर के जाओगे तो जो लोहा है वो चुंबक पर चिपक जाएगा और नमक और लोहा अलग अलग हो जाएगा। इसके बाद आते हैं ऊर्ध्वपातन विधि। ऊर्ध्वपातन विधि में क्या करते हैं, ऊर्ध्वपातन मैंने आपको बताया था, इसमें क्या होता है कि जो ठोस पदार्थ है वो सीधे गैस में बदलता है। तो ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा हम ऐसे ठोस मिश्रणों को पृथक करते हैं जिसमें ऊर्ध्वपाती पदार्थ मिला हुआ हो। ऐसे मिश्रण को गर्म करने पर ऊर्ध्वपाती पदार्थ वाष्प बन करके अलग हो जाता है, जिसे ठंडा करने पर हम प्राप्त कर लेते हैं। इस विधि से कपूर, नौसांदर, नेप्थलीन आदि पदार्थों को शुद्ध किया जाता है। जैसे कि कपूर और उसके साथ कुछ अशुद्धियाँ मिली हुई हैं बहुत सारी, तो हम क्या करेंगे, इसको जलाएंगे यानी कि ऊर्ध्वपातन करेंगे तो कपूर जो होगा वो क्या होगा, गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा और बाद में हम इसको जब ठंडा करेंगे तो हम गैस से ठोस अवस्था में ले आएंगे और हमें जो है कपूर और सांदर प्राप्त हो जाएगा। तो ये होती है ऊर्ध्वपातन की विधि, जिससे द्वारा हम मिश्रण को पृथक्करण करते हैं। नेक्स्ट आइए, निस्पंदन या छानना किसे कहते हैं। तो इस विधि के द्वारा द्रव में से विभिन्न प्रकार के अविलेय ठोस पदार्थों को फिल्टर की सहायता से पृथक किया जाता है। पूछते भी है निस्पंदन विधि में हम क्या करते हैं या कैसे पदार्थों को अलग करते हैं, तो अविलेय पदार्थों को, यानी कि ऐसे पदार्थ जो घुलते नहीं हैं। जैसे द्रव में हमने नमक मिला करके रखा है, सॉरी ये तो घुलनशील हो गया। जैसे द्रव में रेत है, जो जल में क्या है, रेत या बालू मिली हुई है, तब हम जब अलग करेंगे तो हम इसी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिल्टर पेपर के माध्यम से इसमें हम अलग अलग करते हैं। तो इसमें एक फिल्टर पेपर लेते हैं, उसे शंकु के रूप में मोड़ करके कीप में लगा देते हैं। अब द्रव को कांच की नली की सहायता से धीरे धीरे कीप में रखे फिल्टर पेपर में डालते हैं और फिल्टर पर अविलेय पदार्थ शेष रहता है और द्रव छन करके पृथक हो जाता है। ठीक है, जैसे कि पनीर बनाने के लिए फटे हुए दूध में से ठोस को अलग करना। इसमें जब हम क्या करेंगे, जब भी छानोगे आप फिल्टर के माध्यम से तो जो आपका अविलेय पदार्थ है वो ऊपर रह जाएगा। ठीक है, और जो द्रव होता है वो कहाँ पहुँच जाता है, नीचे पहुँच जाता है। ठीक है, चाय वाला आप यहाँ पर एग्जाम्पल लिख सकते हो।
नेक्स्ट आइएगा तलछटीकरण या फिर निथारना किसको कहते हैं। तो जब द्रव में क्या होता है, बहुत सारी भारी अशुद्धियाँ मिली होती हैं। तो आपने देखा होगा जैसे कभी कभी पानी में अगर मिट्टी या बालू आ रही हो तो आप उसको काफ़ी टाइम के लिए रख दो, तो क्या होता है, नीचे बालू जम जाती है, बालू नीचे एकत्रित हो जाएगी इकट्ठी, और द्रव आपका साफ साफ आपको दिखने लगेगा। होता है ना ऐसा, यही क्रिया कहलाती है तलछटीकरण। द्रव में अबिले भारी या हल्के ठोस पदार्थों को द्रव से अलग करने के लिए इसमें ठोस व द्रव के मिश्रण को कुछ समय के लिए स्थिर छोड़ दिया जाता है, जिससे ठोस पदार्थ तली में बैठ जाते हैं और द्रव को निथार करके अलग कर लिया जाता है। जैसे एक बीकर है, इसमें बालू और जल का मिश्रण भरा हुआ है। जब आप इसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे तो नीचे क्या होगा, बालू या रेत के जो कण हैं वो एकत्रित हो जाएंगे और पानी आपका साफ हो जाएगा, और उस पानी को आप दूसरे पात्र में एकत्रित कर सकते हो। तो यही प्रोसेस कहलाती है तलछटीकरण या निथारना। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं वाष्पीकरण विधि। वाष्पीकरण विधि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके द्वारा हम ऐसे पदार्थों को अलग करते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है। इस विधि के द्वारा घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक किया जाता है। जैसे कि नमक द्रव में घुलनशील है ना, जल में, तो नमक और जल को जब हम पृथक करेंगे तो हम इसी विधि का प्रयोग करेंगे। सेम ऐसे चीनी और जल का जब मिश्रण अलग अलग करोगे आप, चीनी और जल को, तो इसी विधि का प्रयोग करोगे। यानी कि जब पदार्थ घुलनशील होता है द्रव में, तो हम जब उसको पृथक करते हैं तब हम वाष्पीकरण विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि में ठोस व द्रव के मिश्रण को उबाला जाता है, गर्म किया जाता है, और गर्म करने पर द्रव भाप बन करके उड़ जाता है और ठोस पदार्थ नीचे रह जाता है। समुद्र के पानी से नमक को इसी विधि के द्वारा अलग करते हैं। ठीक है। जब भी हम इसमें वाष्पीकरण में क्या होगा, जब हम गर्म करेंगे तो जो पानी है, जो द्रव है, वो वाष्प के रूप में उड़ जाएगा और ठोस पदार्थ रह जाएगा। अपकेंद्रण विधि देखिएगा क्या होता है। अपकेंद्रण विधि में भी क्या है, ठोस और द्रव के मिश्रण को हम इसमें क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा मक्खन जो निकाला जाता है ना, मथनी के द्वारा तेज गति से घुमाते हैं और फिर क्या होता है, मक्खन ऊपर ऊपर आ जाता है और बाकी का जो पदार्थ है वो नीचे रह जाता है। तो इस विधि में ठोस व द्रव के मिश्रण को बहुत तेज गति से घुमाया जाता है, जिससे द्रव के भारी तत्व नीचे तल की ओर और हल्के जो हैं ऊपर आ जाते हैं और उनको अलग अलग कर लेते हैं। जैसे दूध से क्रीम और दही से मक्खन निकालना। ठीक है। तो ये आपकी होती है अपकेंद्रण विधि। मथनी के द्वारा जब हम इसमें काफ़ी तेज गति से घुमाते हैं तो चीज़ें क्या हैं, पृथक हो जाती हैं। इसके बाद आते हैं क्रिस्टलीकरण विधि। ये क्या होती है, यह विधि द्रव में विलेय ठोस को शुद्ध व पृथक करने में प्रयोग की जाती है। द्रव में कोई ठोस जो विलेय है, घुला हुआ है, उसको पृथक करने के लिए हम क्रिस्टलीकरण विधि का भी प्रयोग करते हैं। इसमें अशुद्ध ठोस को या मिश्रण को उचित विलायक के साथ मिलाकर गर्म करते हैं। गर्म अवस्था में ही विलयन को फनल के द्वारा छान लेते हैं और छानने के बाद ठंडा करने पर शुद्ध पदार्थ क्रिस्टल के रूप में पृथक हो जाता है। जैसे कि फिटकरी को जब हम अलग अलग करते हैं तो फिटकरी के जो क्रिस्टल है वो इसी विधि के द्वारा प्राप्त करते हैं। क्या किया, इसमें अशुद्ध ठोस या मिश्रण को, जो भी मिश्रण हमारे पास था उसमें हमने एक विलायक मिलाया और फिर हमने उसको क्या किया, गर्म कर लिया, और फिर उसको क्या है, एक जो गर्म विलयन है उसको ही हमने छान लिया। तो इसमें क्या होता है, जो भी शुद्ध पदार्थ होता है उसके क्रिस्टल हमें मिल जाते हैं और इसीलिए इसका नाम रखा गया है क्रिस्टलीकरण विधि। क्रिस्टल प्राप्त हो रहे हैं इसीलिए क्रिस्टलीकरण विधि है। ठीक है। जो फिटकरी है वो इसी के द्वारा प्राप्त की जाती है। आसवन विधि क्या होता है, जब दो द्रवों के क्वथनांकों में अंतर अधिक होता है। इसमें जब दो द्रव आपके मिले होंगे, दो द्रव, और उनको अलग करना होगा, तब हम आसवन विधि का प्रयोग करेंगे। तो दो द्रवों का क्वथनांक जब अधिक होगा तब क्या करते हैं, उनके मिश्रण को आसवन विधि के द्वारा ही हम पृथक करते हैं। इस विधि में किसी द्रव को वाष्पित कर किसी दूसरे स्थान पर इकट्ठा करके ठंडा करके शुद्ध पदार्थ को अलग कर लेते हैं। इस क्रिया में पहले वाष्पीकरण होता है और फिर संघनन। फिर से एक बार समझाती हूँ, शायद फास्ट हो गया था। जब आपके दो द्रव पदार्थ मिले होंगे, जैसे आपका जल हो गया और इसमें ऑयल मिला हो, ठीक है, ऐसे आप मान सकते हो। तो जब दो द्रव पदार्थ मिले होंगे और उनके क्वथनांकों में अंतर अधिक होगा तो हम क्या करेंगे,
उस मिश्रण को आसवन विधि के द्वारा अलग करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले द्रव को हम वाष्पित करते हैं, वाष्पीकरण यानी कि उसको गर्म करेंगे और गैसीय अवस्था में लाएंगे और फिर उसको एकत्रित कर लेंगे एक पात्र में और फिर ले जा कर के जब उसको ठंडा करेंगे तो ठंडा करने पर वो वापस से द्रव अवस्था में आ जाएगा और हमें जो शुद्ध पदार्थ है वो अलग अलग प्राप्त हो जाएगा। यानी कि आसवन की प्रोसेस में आप देखो, सबसे पहले वाष्पीकरण करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, संघनन करते हैं। पहले उस द्रव को वाष्प में परिवर्तित किया, फिर वाष्प को द्रव में परिवर्तित कर लिया। क्लियर है? इसके बाद आती है प्रभाजी आसवन विधि। ये आपकी लास्ट विधि है। इस विधि में उन द्रवों को पृथक किया जाता है जिनके क्वथनांकों में अंतर बहुत कम होता है। जब क्वथनांकों में अंतर अधिक होगा तब तो हम आसवन विधि का प्रयोग कर लेंगे, लेकिन जब क्वथनांकों में अंतर बहुत कम होगा तब हम करेंगे प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग। जैसे कि भूगर्भ से निकलने वाले जो खनिज तेल हैं, जिसमें आपके पेट्रोल, डीजल ये सब मिले हुए होते हैं, तो इनका जब हम पृथक्करण करते हैं, इनको जब अलग अलग करते हैं, इनको शुद्ध करते हैं, तो हम प्रभाजी आसवन विधि का ही प्रयोग करते हैं। पेट्रोलियम पदार्थों का पृथक्करण प्रभाजी आसवन विधि से ही किया जाता है। जब क्या हो, द्रवों के क्वथनांक में अंतर बहुत कम हो तब हम करते हैं प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग। ठीक है, यहीं पर आपका जो साइंस का सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज इतना ही रखती हूँ और क्लास को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।